बच्चों हेलो बच्चों। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्क एंड एनर्जी। हम लोग इन जनरल कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हम उसको वर्क बोलते हैं। जैसे मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर कर रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर कोई अपने अपने लाइफ में अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, तो हम उसको वर्क करते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जी हैं, वो दिन भर अपने सॉफ्टवेयर डेवलप किए और शाम में अपना खुद का बैटरी डाउन करके सो गए हैं। तो उन्होंने अपना दिन भर काम किया। उसी तरीके से दूसरे केस में देखिए, एक वेट लिफ्टर है, उसने वेट लिफ्ट किया और जैसे ही उसने वेट लिफ्ट किया जजेस ने उनको बोल दिया प्लीज होल्ड ऑन, और वो पूरा होल्ड करके अपने पूरी ताकत लगा करके उसे रखे हुए हैं। तो दोनों ही केस में उन्होंने क्या किया, अपना एनर्जी को कंज्यूम किया है, लेकिन उन्होंने अपने इन जनरल सेंस वर्क डन भी किया है। लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स की सेंस में बोले तो दे हैव नॉट डन द मैकेनिकल वर्क। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, व्हाट इज मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क बेसिकली हम लोग बोलते क्या है, किसे हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल वर्क बोलते हैं तो जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगे, ठीक है, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगे और वो बॉडी किसी डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो, तब हम लोग उसमें बोलेंगे कि हाँ उसमें उस फोर्स के द्वारा मैकेनिकल वर्क हुआ है। ध्यान रखना है यहाँ पे एक बात, तो कभी भी जो वर्क डन होता है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी थिंग के द्वारा नहीं होता है। मैकेनिकल वर्क इज डिफाइंड बाय द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग किसी फोर्स के बारे में बोलेंगे कि हाँ उस पार्टिकुलर फोर्स ने वर्क डन किया है या नहीं किया है। तो इसमें तो सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या हो गया कि किसी भी बॉडी पे क्या अप्लाई होना चाहिए, किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए। और जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो गया तो वो बॉडी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस करना चाहिए, ठीक है। अगर उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, देन वी विल से द वर्क हैज बीन नॉट डन बाय दैट फोर्स। लेकिन वहीं पे अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जा रहा है, देन वी से दैट देयर इज अ वर्क डन बाय दैट फोर्स। तो होता क्या है वर्क डन का डेफिनेशन। तो वर्क डन को हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस थ्रू सम डिस्टेंस in the direction of force applied, then we say that the work has been done by that force। तो जैसे यहाँ पे मान ले रहे हैं कि हमारा एक लड़का है, वो चेयर पे खड़ा हो गया प्यार से और ऊपर से किसी बॉल को गिरा रहा है। तो जब वो बॉल गिर रहा होगा तो ग्रेविटी उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस केस में जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कुछ अमाउंट का वर्क डन होगा। लेकिन अगर हम इसी बॉल को अगर हम ऐसे होल्ड करके रख दे तो उस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन उसमें किस तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मतलब इस केस में जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो आप लोग को एकदम बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि दो एसेंशियल कंडीशन फॉर द मैकेनिकल वर्क, वन force must be applied on the body and second there must be a displacement of the body from one point to another point। तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क डन नहीं होता है, हमेशा जो वर्क डन होता है वो बाय द फोर्स होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मान ले रहे हैं कि ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, इस पे फोर्स लगा F और ये बॉडी थोड़ी देर बाद यहाँ पे डिस्प्लेस होकर आ गया। तो ये कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है, ये मान ले रहे हैं S मीटर से डिस्प्लेस हुआ है और इस पे फोर्स कितना लगा है F। तो हम लोग वर्क डन क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे F इंटू S, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो डॉट लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगे और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो। जैसे मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लेन है, हमने कहाँ पे फोर्स लगाया, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया डिस्प्लेस होकर के। तो इस केस में जो फोर्स अप्लाइड है वो किधर है, इधर है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है, इधर है। तो इस टाइम, और ये मान ले रही है हमारा कोई एंगल है थीटा,
तो इस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको समझने के लिए अपने को क्या होना चाहिए, अपने को ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज, इसमें अपने को किस नॉलेज का ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री कैसा ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल है, मतलब अगर वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि साइन कॉस जो होता है वो दूसरे नॉर्मल ट्राइंगल में भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन अभी हम लोग यही अज्यूम करके चलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है हमारा फाई। तो हमें ये पता है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट है, ये राइट एंगल के जो अपोजिट है इसे ही हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये कभी चेंज नहीं होता, मतलब इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है और इसके अपोजिट जो होगा यही आपका क्या होगा, ये आपका होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें बात करते हैं, एक रेशियो होता है कॉस, उसी का अपने को जरूरत है कॉस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कॉस थीटा की और इसमें बात कर लेते हैं कॉस फाई की, तो एक्चुअली में जो कॉस थीटा होगा ये इस केस में भी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसमें भी जो होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि दोनों केस में बेस जो है वो सेम है, लेकिन दोनों केस में जो बेस होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों केस में जो एंगल है वो अलग अलग है। इस केस में एंगल हमारा फाई है, सॉरी इस केस में हमारा एंगल थीटा है, और इस केस में हमारा जो एंगल है वो क्या है, फाई है। तो जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो थीटा से सटा हुआ साइड क्या है, ये बेस हो जाएगा। थीटा से सामने वाला साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका फाई है, तो फाई से सटा हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और फाई के सामने वाला जो साइड हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ द एंगल। हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा बेस और परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम इस वाले एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसे सटा हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसका सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो इसका सटा हुआ साइड हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस केस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ए बी अपॉन बी सी। सिमिलरली अगर हम इस फाई के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो जो कॉस का वैल्यू होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एक ट्रायंगल मान ले रहे हैं, जैसे ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये O हो गया, A और B। तो इस फोर्स को इसके अलोंग लेना है, किसके अलोंग, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। क्यों, क्योंकि जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए तो हम इस फोर्स को इधर लेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए, हम इधर हमारा फोर्स F लग रहा है और इधर हम इसको कुछ x मान ले रहे हैं। तो अगर हम cos थीटा की बात करें तो मैंने अभी बताया जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, वो cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, x, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, f, क्योंकि f उधर हमने लिया है। तो जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, f cos थीटा। उसी को ये लिखा गया है यहाँ पे f cos थीटा, मतलब ये जो साइन है वो f पैरेलल का है, मतलब जो f पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, f cos थीटा। तो हम लोग वर्क डन क्या लिखेंगे, हम लोग वर्क डन लिखेंगे f cos थीटा, f cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट।
अब उसी तरीके से अब क्या है कि हम लोग उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को भी एफ के अलॉन्ग ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सीधा खींच करके राइट एंगल बनाया था, अब वहां पे मैं थोड़ा सा टेढ़ा राइट एंगल बना रहा, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट है आपका एस, और इधर वाले डिस्प्लेसमेंट को मैं मान ले रहा हूँ एक्स, तो आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा एस एक्स अपॉन एस, क्योंकि ये आपका थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये आपका बेस हो गया, और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये x अपॉन एस हो गया। तो एस एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस कॉस थीटा। समझ में आया? तो अब यही हो गया, ये जो s पैरेलल टू द f है ये क्या है, s कॉस थीटा है। अब हम लोग f और s कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को वर्क डन मिल जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया कि कैसे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हो रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री में हमारा कॉस थीटा का क्या इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आया। ठीक है, तो इसमें थीटा का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है, उसे भी अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। तो आपको कौन कौन सा वैल्यू याद रखना है, आपको 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 0 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री के बाद आपका 120 डिग्री, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 130 के सामने 120 डिग्री, एंड 45 के करस्पॉन्डिंग 135 डिग्री, 60 के करस्पॉन्डिंग 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या है कि सबसे पहले अपने को इस वैल्यू को निकालने के लिए एक ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। क्या हम लोग ऐसा कर लेंगे, 4 3 2 1 0, ठीक है, 4 3 2 1 0, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम सबको किससे डिवाइड कर देंगे, हम सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम सबको 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, और फिर हम सबका रूट कर दिया। तो 4/4 का रूट क्या हो जाएगा, 1। इसका हम लोग रूट करेंगे तो ऊपर तो रूट 3 बचेगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 2 सा 4 होता है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का रूट क्या हो जाएगा 1/√2। सिमिलरली 1/4 का रूट क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। मतलब cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0। अब क्या 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ से वैल्यू उठाते उल्टा आते चलना है, और बस क्या करना है कि निगेटिव कर देना सारा। मतलब 90 से 180 के बीच में जो cos का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। तो cos 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, cos 135 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/√2, cos 150 का वैल्यू क्या हो जाएगा -√3/2, cos 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो इसी को अपोजिट चला देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos का इंपॉर्टेंट वैल्यू जो अपने को याद रखना। तो cos का आपको दिख रहा होगा कि जब cos 0 to 90 है तो जो cos थीटा का वैल्यू है वो पॉजिटिव है, cos 90 पे 0 है, और 90 से 180 के बीच में जो cos का वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपको याद भी रख लेना है। ठीक है, अब क्या है कि जो वर्क डन है, हम अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं कि कोई भी बॉडी में वर्क डन तभी कहलाएगा जब वो बॉडी पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। दूसरा बात, जो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ नहीं है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, कोसाइन का वैल्यू यूज करेंगे। मतलब एफ एस कॉस थीटा जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। मतलब अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है तो हम उसको उसके अलोंग लाएंगे बाय यूजिंग द कॉस। समझ में आ रहा है? तो वर्क डन इज डिफाइंड एज द when the force is applied on a body and it displaces through some distance in the direction of force applied, then we say that work has been done by that force। याद रखिएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क डन नहीं होता है, कभी भी हम लोग फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है।
ठीक है। उस तरीके से हम लोग इंटरनल फोर्स के लिए भी वर्क डन लेते हैं। तो जब भी अगर मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, तो उस टाइम हम ये मान के चलते हैं कि नेट वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स वो 0 है। ठीक है, तो यहां तक अपने को समझ में आ रहा होगा। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, वर्क डन को हमारा जो वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो अर्ग होता है। मतलब इसका ऐसा यूनिट आपका जूल है और सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग है। तो अब हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क क्या है। तो पॉजिटिव वर्क मतलब कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, तो कॉस थीटा का वैल्यू कब पॉजिटिव होता है, 0 और 90 के बीच में। आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा है वो ऐसे करके एक बॉक्स को पुल कर रहा है, तो जब वो पुल कर रहा है तो एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जीरो वर्क डन क्या होता है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है और जो वर्क डन है वो 0 है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब? व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, देन द वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0। मतलब फोर्स जैसे मान ले रहे हैं हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कैसे, जैसे मान ले रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक कूली साहब है। ठीक है, वो कूली साहब लोड को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो जब वो कूली साहब लोड को कैरी कर रहे हैं तो उनका वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। कूली जो उनके उसके मतलब कि वहां पे जो हमारा वेट है वो तो नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ। कूली साहब उसको आगे लेकर के जा रहे हैं, वेट नीचे लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में जो वर्क डन बाय द वेट ऑफ द बॉक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन वर्क डन बाय द वेट ऑफ द बॉक्स तो 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेशन पे जाइए, कुली से अपना बस्ता उठाइए और बोल दीजिए कि वर्क डन बाय द लगेज इज इक्वल टू 0, सो आई विल नॉट पे यू एनी मनी। इतना पीटेगा ना वो स्टेशन पे भाई, वो लोग उन लोग का पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये साइंस जो है साइंस तक ही रहने दीजिएगा, इसको रियल लाइफ में उसी चीज को अप्लाई कीजिएगा जो लॉजिकली एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भले कूली ने वर्क डन बाय द वेट जो है उसके ऊपर वो तो 0 है, लेकिन कूली एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उसने अपने मस्कुलर एनर्जी को यूज किया है, एंड फॉर दैट कंजप्शन ऑफ दैट एनर्जी आपको क्या करना है, उसको पेमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान ले रहे हैं कि हमारा एक प्यारी धरती है, हमारी तो एक ही प्यारी धरती है। अब उस प्यारी धरती के चारों तरफ क्या है, सैटेलाइट जो है वो राउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो सैटेलाइट राउंड कर रहा है तो वो जो सैटेलाइट राउंड कर रहा है वो किसकी वजह से राउंड कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से राउंड कर रहा है। मतलब अर्थ का ही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने उस सैटेलाइट को बाइंड करके रखा है कि तुम मेरे चारों तरफ घूमते रहोगे, तुम मेरे से कहीं दूर नहीं जाओगे। तो ग्रेविटी ने ही उसको अपने साथ क्या करके रखा, बाइंड करके रखा। और कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में होता है तो उस टाइम जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स अगर 0 हो जाए तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर पाथ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जब कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे इधर तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर है और ये बाहर है। अब जैसे मान लेते हैं हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया। अब यहाँ पे जो अंदर की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सैटेलाइट का डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट का, वो इधर है। हर पॉइंट पे तो इधर होगा ना, हर जगह पे ऐसा होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा। ठीक है, तो इस केस में अपने को पता है कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री टू द टेंजेंट होता है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो जब
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल 90 डिग्री बन जाए तो हम लोग वर्क डन कितना करते हैं, हम लोग वर्क डन लिखते हैं 0। मतलब ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ is equal to 0 because the gravitational force, because the angle between the gravitational force and the displacement is 90 degree at every point during the revolution। हर पॉइंट जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो हर पॉइंट पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, इसीलिए जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट बात क्या है, नेगेटिव वर्क। हम लोग अभी देखें कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है तो जो वर्क डन होता है, मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। तो उस केस में जो हमारा वर्क डन बाय द फोर्स होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको दिख रहा है फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जो कॉस थीटा का वैल्यू है, जो कॉस थीटा का वैल्यू है ये स्मॉलर देन 0 है। स्मॉलर देन 0 मतलब 0 से कम, मतलब निगेटिव। ठीक है, तो जब वो 0 से कम है और वो निगेटिव है तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका जैसे मान ले रहे हैं कि हमारे स्कूल में तो अक्सर हमारे टूर्नामेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर में होता है क्या है, एक टीम होता है, मान ले रहे हैं इस टीम का नाम दे दे रहा हूं मैं ए, इस टीम का नाम दे दे रहा हूं बी, और ए और बी के बीच में क्या है, कंपटीशन है कि कौन उस रस्सी को खींचता है। तो अगर मान लेते हैं ए ने ज्यादा फोर्स लगाया बी से तो ऑब्वियसली ए खींच लेगा और बी उसकी तरफ आ जाएगा। पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बी तो इधर फोर्स लगा रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 से बड़ा है। इनफैक्ट इन दिस केस द एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड बाय द लूजिंग टीम एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। पर किस फोर्स के द्वारा वर्क डन निगेटिव होगा, मतलब उस फोर्स के द्वारा जो कि लूजिंग टीम ने लगाया है। लेकिन वर्क डन बाय द विनिंग टीम, जो फोर्स विनिंग टीम ने लगाया है तो वो क्या है, इधर ही है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो जो फोर्स लगा है विनिंग टीम के द्वारा उसके लिए जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, जो फोर्स लगाया है लूजिंग टीम ने उसके द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। इसीलिए हम लोग प्राइज किसको देते हैं, हम लोग प्राइज विनिंग टीम को देते हैं, और जो हमारा लूजिंग टीम होता है वो क्या होता है, लूजिंग टीम को हम लोग संतावना देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात अपने को हमेशा याद रखना है कि लाइफ में हम लोग कभी भी हार जीत जो होता है वो बस एक गेम का हिस्सा होता है। ठीक है, हो सकता है कि आज जो हारा है वो कल जीत जाए, आज जो जीता है वो कल हार जाए। बस ये मकसद, ये हमारा किसी भी खेल का मकसद यही होना चाहिए कि हम उस गेम को खेलते कैसे हैं, या फिर हम किसी भी चीज का प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रिजल्ट इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, process is the main thing, how we are involved in the process and how much we are giving the how much we are applying the effort in the process। ठीक है, हम कितना प्रोसेस में एफर्ट लगा रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो हम लोग मेजर करते हैं तो वर्क डन का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक है, और जो उसका सीजीएस यूनिट होता है वो आपका अर्ग होता है। ठीक है, तो 1 जूल किस चीज के इक्वल होता है, 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के इक्वल होता है। सिमिलरली वो जो 1 अर्ग है वो किस चीज के इक्वल है, तो जो 1 अर्ग है वो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर के। मतलब कि अगर हम किसी बॉडी में 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए in the direction of force applied, that means in that case the work has done is 1 joule। मतलब उस टाइम जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 1 जूल होगा। और जब हम किसी बॉडी पे 1 डाइन का फोर्स लगाएं और जब वो 1 सेंटीमीटर मूव करे तो उस टाइम जो हमारा ये होगा एनर्जी, ये वर्क डन होगा वो 1 अर्ग होगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या, हम लोग बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं जूल को अर्ग में। 1 जूल को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। ये आप लोग पोर्सन क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि जो 1 जूल होता है वो क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर हमारा क्या बन जाएगा, अर्ग बन जाएगा। दैट मीन्स
1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।